हाँ जी, ध्यान से समझना। हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था डेप्रिसिएशन, थोड़ा सा एक बार समझा दें। ये वैसे टॉपिक आपने 11th क्लास में भी तो पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है ना। देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जितना हमने लास्ट क्लास में कराया था पहले उसको रिवाइज करा दें। हमारे पास एसेट्स कितने टाइप की होती हैं? मेन दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? टेंजिबल और इनटेंजिबल। यही बताया था। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम खरीद सकते हैं, जिनको हम बेच सकते हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इन पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, राइट। जो इंटेंजिबल होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, राइट। हाँ, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते, राइट। दो चीज़ें हो गई, यूज़ नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, बाकी सब कुछ। तो इस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, राइट। तो ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, इन पर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज। अब डेप्रिसिएशन बताया था क्या होता है कि जैसे आपने कोई मान लो मशीन खरीदी जिसकी लाइफ 10 साल की है, ठीक है। अब उस मशीन को आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोडक्शन से मतलब जैसे चेयर बना रहे हैं तो चेयर बिक रही है ना। तो चेयर बेचने से जो पैसा आ रहा है, क्योंकि वो चेयर मशीन पर बन रही है, वो चेयर मशीन पर बन रही है, तो मशीन को हम यूज़ कर रहे हैं उस चेयर को बनाने में, और चेयर से क्या आ रहा है? मेरे पास पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब मशीन का कुछ भाग मुझे उस चेयर की कॉस्ट में जोड़ना चाहिए, तभी तो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाऊंगा मैं, क्योंकि वो चेयर बिक रही है और पैसा ला रही है। तो जो अमाउंट मैं मशीन की यूसेज का चेयर में चार्ज करूंगा उसे क्या बोलता हूं? डेप्रिसिएशन। अब एक बात आई, सर चेयर बिक रही है, तो हमारी चेयर क्या हो रही है? बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना समझ में आता है। बट अगर कभी मशीन ऐसा प्रोडक्शन करे जो सेल हो जाए तो बात समझ आ गई, पैसा आ गया। बट पैसा ना आए, यानी कॉस्ट सेविंग हो, तो भी मैं मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं। दो चीजें बताई, रेवेन्यू जनरेट करे या कॉस्ट सेविंग हो। कॉस्ट सेविंग का मतलब पैसा बचाए। तो मैंने एक लाइन बोली थी, पैसे का ना जाना भी पैसे का आना होता है, पैसे का ना जाना भी पैसे का आना होता है। नहीं भाई कि आप पैसे खर्च नहीं, आपके पैसे बच रहे हैं, दो लेबर बच रही है, तो जो लेबर को पैसे देते वो नहीं जा रहे, तो वो आपके आ ही रहे हैं, राइट। जैसे एटीएम मशीन का एग्जांपल दिया था, तो आपके पास बैंक में एटीएम मशीन है, उसके लगाने से आपके कैशियर को सैलरी नहीं देनी पड़ रही। अगर एटीएम मशीन नहीं लगाते तो आप बैंक में 4 कैशियर रखते, तो उस कैशियर की सैलरी बच गई। तो इसका मतलब वो मशीन आपको प्रोडक्शन करके पैसा कमा के दे रही है, चाहे ला के दे रही है या बचा रही है, बात तो एक ही है। तो एटीएम मशीन पर भी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, राइट। तो डेप्रिसिएशन के बाद दो हो गई, एक फिक्स एसेट्स पर चार्ज होगा, एक उन एसेट पर चार्ज होगा जो मैं यूज कर रहा हूं और यूज करके मैं प्रोडक्शन करके रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं या कॉस्ट सेविंग कर रहा हूं। दो बातें हो गई क्लियर। अब डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करोगे? ठीक है, तो वो होता है हमारे पास कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है, कोई बताएगा जल्दी से? कोई बताओ फटाफट। नहीं, देख के नहीं, अच्छा रीड नहीं करना, एक एक फ्लो में फटाफट बोलते चले जाओ। बोलो एक जना, ये आरती नहीं हो रही कि सारे कोलैबोरेशन करो। बोलो। आईसीआई पेपर ऐसे नहीं देता कि ये पेपर लो,
थोड़ा सा तुम सॉल्व कर लो, थोड़ा पड़ोसी कर ले, थोड़ा पड़ोसी कर ले, बाकी पीछे वाले को दे देना। एक पेपर एक ही को सॉल्व करना है। सुनो ध्यान से, मैंने आपको सीक्वेंस समझा दी थी। इधर देखो, कॉपी मत खोलो, इधर दिमाग लगाओ। ये हमारे पास फैक्ट्री है, इसको दिमाग में विजुलाइज करो तो याद रहेगा। ये हमारे पास क्या है? फैक्ट्री। मुझे मशीन मंगानी है कहाँ से? यूके से, ठीक है। और ये हमारा इंडिया है। तो जब मैं मशीन मंगाऊंगा तो रास्ते का खर्चा, राइट, और इंडिया में आकर उस पर मैं क्या दूंगा? ड्यूटी। इंडिया में आ जाएगा तो मैं क्या दूंगा? कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, राइट। तो सबसे पहली बात तो आ गई ड्यूटी। फिर पोर्ट से लेकर मेरी फैक्ट्री तक आएगा, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी चार्जेस, राइट। अब मेरा फैक्ट्री में आ गया तो अनलोडिंग, यहां पर आ गया तो क्या बोलोगे? मशीन को उतारोगे, दैट इज कॉल्ड अनलोडिंग। उतार के फिर अपनी जगह रखोगे, उसको क्या बोलोगे? इंस्टॉलेशन। उसे क्या बोलोगे? इंस्टॉलेशन। तो यहां पर इंस्टॉल हो गई, यहां पर हमारी इंस्टॉल हो गई। अब इंस्टॉल होने के बाद क्या करोगे? एक प्लानर को बुलाओगे कि भैया तू पहले साइट का मुआयना कर ले कि मशीन क्या सही जगह इंस्टॉल हुई है या नहीं। तो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। और फिर एक बंदे को बुलाओगे कि हाँ भी मशीन चला के देखे ये सही चल रही है या नहीं, यानी ट्रायल रन, डेमो रन, ठीक है। ये सारे खर्चे हमारे किस में आते हैं? परचेज कॉस्ट में। कौन कौन सा नहीं आते? अब आपने क्या करा कि मशीन यहाँ पर इंस्टॉल कर ली, नहीं तो वर्कर क्या कह रहे हैं? सर जी लड्डू तो बांट दो, मशीन आपने इंस्टॉल कर ली, फीता बीता तो काटो। तो हमने क्या करा? हवन कर लिया और लड्डू बांट दिए, यानी इनॉग्रल एक्सपेंसेस। तो वो परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। समझ में आ गया? स्टाफ कह रहा है सर हमें ये मशीन चलानी नहीं आती, जरा किसी को बुला दो सिखा देगा। स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा वो भी परचेज कॉस्ट में नहीं आता, राइट। अब आपको लगा कि यार ये तो बहुत महंगी मशीन है, लोगों को बता दो दूं कि मैंने इतनी महंगी मशीन इंस्टॉल करी है और हमने ऑटोमेटिक मशीन इंस्टॉल करी है तो हमसे आके खरीदो, यानी एडवर्टाइजमेंट। तो ये तीन चीज़ें परचेज का पार्ट नहीं होती। कौन कौन सी नहीं होती हैं? एडवर्टाइजमेंट, इनॉग्रल का खर्चा और स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा, राइट। ये तीन परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं होते हैं, ये पीएल की डेबिट में जाते हैं सीधा का सीधा। समझ में आ गया? कौन कौन से होते हैं यहाँ से? परचेज कॉस्ट, डिलीवरी चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, अनलोडिंग, इंस्टॉलेशन, स्टाफ ट्रेनिंग, राइट, साइट प्रिपरेशन। ये सारे परचेज कॉस्ट का पार्ट होते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर बात भाई? हम मेथड बताए थे इसके बाद। अच्छा दूसरा, इसको हम क्यों चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन, ठीक है। आपने मशीन खरीदी M1 10 लाख रुपए की, ठीक है, लाइफ है मान लो 10 साल की। अब हर साल मशीन को यूज करोगे, प्रोडक्शन करके बेचोगे, प्रोडक्शन करके बेचोगे, तो 10 साल पता ही नहीं चलेंगे कहाँ चले गए। 10 साल के बाद फिर नई मशीन चाहिए, तो नई, जब नया काम शुरू करते हैं तब तो कैपिटल लगाते हैं घर से। भाई घर से एक ही बार तो लाओगे पैसे, 10 साल के बाद क्या फिर 10 लाख रुपए घर से लेकर आओगे? नहीं। तो हम क्या करते हैं? हर साल जो प्रॉफिट कमाते हैं, हर साल जो प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से एक भाग अलग उठा के रखते जाओ, ताकि वो अमाउंट इकट्ठा होता 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 10 साल के बाद 10 लाख रुपए हो जाए, जिससे आप नई मशीन खरीद लो। तो जो भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा वो डेप्रिसिएशन के नाम का 1 लाख रुपए कम कर दूंगा, फिर नेट प्रॉफिट आएगा, मान लो 6 लाख रुपए आया। अगर ये नहीं दिखाता तो 7 लाख आता। तो अब ये 1 लाख रुपए डेबिट कर दिए तो प्रॉफिट आ गया 6 लाख, यानी प्रॉफिट मेरा कम हो गया। तो ये बिजनेस में ही रहे, ये हमारे बिजनेस में ही रहे, ठीक है। तो 10 साल में ये इकट्ठे हो गए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इससे मैं क्या करूंगा? बिजनेस में से कैश निकाल कर नई मशीन खरीद लूंगा। तो ये मैं किसी को पे नहीं करता हर साल, ये बिजनेस में ही रहते हैं। इसलिए कहते हैं डेप्रिसिएशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? डेप्रिसिएशन की वजह से पैसा बाहर नहीं जाता, कैश आउटफ्लो नहीं होता, राइट। चलिए अब मेथड बता दिए थे मैंने, ठीक है।
सबसे पहला मेथड कौन सा बताया था, बताओ जल्दी से, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आगे सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। फिर मशीन ओवर रेट, और हाँ प्रोडक्शन या फिजिकल यूनिट मेथड, और डेप्लीशन। राइट भाई, इसमें हर बार डेप्रीशिएशन का अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है। और इनमें क्या होता है कि इनिशियल ईयर में डेप्रीशिएशन ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे मशीन पुरानी होती है तो डेप्रीशिएशन का अमाउंट कम होता चला जाता है। और इनमें क्या होता है कि मशीन जितने घंटे चलेगी उतना उसमें गिसावट होगी। राइट भाई, राइट। और इसमें क्या होता है कि जब जब जितने जितने यूनिट बनाऊंगा उतना डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा। राइट, समझ में आ गया। ये भी कराएंगे डेप्लीशन, यानी जहाँ पर हम खुदाई वगैरह करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया पार्ट, ठीक है। चलिए स्ट्रेट लाइन हो गया था। अब आगे सम ऑफ ईयर डिजिट कर लिया था हमने। मशीन ओवर रेट सिंपल सा समझा दूँ आगे। मशीन ओवर रेट का मतलब क्या हुआ, डेप्रीशिएशन शुड बी चार्ज अकॉर्डिंग टू द यूसेज ऑफ मशीन। राइट, हाँ जी, ध्यान से देखो, इसको लिख लो फटाफट। डेप्रीशिएशन शुड बी चार्ज्ड according to usage of machine in terms of hours। क्या मतलब है इसका, जिस पीरियड में मशीन को ज़्यादा यूज़ करेंगे उस पीरियड में खर्चा ज़्यादा आएगा। राइट भाई, हाँ जी। तो हम डेप्रीशिएशन का रेट कैसे निकाल लेते हैं, मशीन ओवर रेट, ठीक है, डेप्रीशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मशीन आवर्स ड्यूरिंग द लाइफ। अच्छा, डेप्रीशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं बताओगे कोई, कॉस्ट माइनस स्क्रैप। कॉस्ट माइनस स्क्रैप। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो 11 लाख रुपए की मशीन है, ठीक है, और 1 लाख रुपए में बिक जाएगी 10 साल के बाद, 5 साल के बाद मान लो। तो 5 साल में सपोज 10,000 घंटे चलेगी, तो हर घंटे में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करूं, 10 लाख डिवाइडेड बाई 10,000। ₹100 क्या लिखोगे पर आवर। अगर अब ये कहता है फर्स्ट ईयर में ये 10,000 घंटे 5 साल की लाइफ के हैं, मान लो वो ये कहता है फर्स्ट ईयर में 2,000 घंटे चलेगी मशीन मेरी, सेकंड ईयर में चलेगी 3,000 घंटे, थर्ड ईयर में चलेगी 4,000 घंटे, चौथे साल चलेगी 500 घंटे, 5वें साल चलेगी 500 घंटे। राइट, तो फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे बोलो,
हर घंटे में कितना आ गया? हर घंटे में कितना है? 700। हर घंटे में कितना है? 100 रुपये। तो 2000 घंटे में कितना आ गया? बोलो। 2 लाख। 3000 घंटों में कितना आ गया? और 4000 घंटों में? 500 घंटों में? तो इसका मतलब पहले साल प्रॉफिट में से 2 लाख रुपए उठा के रखोगे, सेकेंड ईयर में 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 50,000, फिर 50,000। तो आपके पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। बोलो। और 1 लाख रुपए बेच कर आ जाएगा, तो 11 लाख रुपए की नई मशीन आ जाएगी। बोलो, समझ में आ गया? करो। हो गया? लोड कर लिया? हो गया? आगे चलूं? समझ आ गया? रिपीट करूं क्या? बोलो भाई। चलो अब जरा करके दिखाओ एक एग्जाम्पल फटाफट। XYZ लिमिटेड, इन्होंने एक मशीन परचेज करी। ₹4 लाख परचेज कॉस्ट, कस्टम ड्यूटी 1 लाख, एडवर्टाइजमेंट 1,50,000, स्टाफ ट्रेनिंग 2.5 लाख, इंस्टॉलेशन 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू नील, लाइफ है 5 ईयर नहीं, इंस्टॉलेशन हाँ हाँ कई बार होता है इंस्टॉलेशन का खर्चा कॉस्ट से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बड़ी है, कई बार ऑटोमेटिक मशीन होती है। लाइफ में चलेगी मशीन, ठीक है, 1 मिनट, एक लाख घंटे, करो जल्दी करके दिखाओ, बताओ क्या आया। नहीं दिखाओ, मुझे प्रेजेंटेशन दिखाओ क्या लिखा है।
एक वर्ड गलत लिखा होगा तो चेक नहीं होगा ना फिर वो, रफ एग्जाम में रफ ही नंबर आएंगे। फेयर करके दिखाओ। अगर आपको दो चीज़ें ध्यान रखना भाई, ICAI के एग्ज़ाम में, ICWA के CMA के एग्ज़ाम में, प्रोफेशनल एग्ज़ाम में राइटिंग आपकी साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, समझ में आगे बात। प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो। हो गया, हो गया। हो गया, बताओ कितना कितना आया। 3 लाख डॉलर, 3 लाख डॉलर हैं, दिनार हैं, क्या है तो बोलो। और आगे भी तो बोलो, 3 लाख के बाद रुपीस, 3 लाख के बाद क्या बोलोगे, कुछ तो बोलोगे, वो टर्म चाहिए हैं। पर आवर, पर मिनट, पर आवर, उसी के तो नंबर है। 3 लाख के कोई नंबर नहीं है। पर ईयर, तो फिर क्या नंबर मिलेंगे इतने से आसान क्वेश्चन में, बताओ। 3 लाख के बाद क्या लिखोगे, डेप्रेशन तो रुपयों में होगा। हाँ, 3 लाख रुपए, उसके बाद नहीं सर। चलो इधर समझो जरा, देखो इधर समझा देता हूँ। अब मैं करा रहा हूँ, समझो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है 1-3, ठीक है। इसका मतलब ये है कि, हाँ बोलो, मैं समझा रहा हूँ, सुनो सुनो, अरे आप आपस में डिस्कस। इसका मतलब है पहले 3 साल, इसका मतलब है पहले 3 साल, हर साल 30,000 घंटे। इसको ऐसे पढ़ना है, पहले 3 साल, 1 से 3, 1-3 है ना, तो 1 से लेकर 3 साल तक प्रत्येक ईयर, कहीं लिखेगा नहीं वो प्रत्येक ईयर, क्योंकि 1-3 का मतलब ही यही है, 30,000 घंटे बोलो प्रति ईयर। 4 से 6 यानी चौथे साल, 5वें साल और 6ठे साल, हर साल 40,000 घंटे। पढ़ना समझ आ गया। 7 से 10 यानी 7वें साल, 8वें साल, 9वें साल और कितने घंटे, 30,000 घंटे हर साल। अब आ जाओ मुद्दे पर, ठीक है। डेप्रिशिएबल अमाउंट, तो पहले मशीन ओवरहेड निकालोगे। हाँ जी, क्या क्या नहीं लोगे इसमें, जल्दी बताओ। एडवर्टाइजमेंट, स्टाफ ट्रेनिंग नहीं लोगे ना, तो कितने लोगे, 4 लाख, 1 लाख और 5 लाख, कितने हो गए, 10 लाख। स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं,
डिवाइडेड बाई लाइफ में कितने घंटे चलेगी मशीन, तो क्या आया ये 10 रुपीज पर आवर। समझ आ गया? यानी जब भी मशीन 1 घंटा चलेगी, जब भी मशीन 1 घंटा, तो हम डेप्रिसिएशन 10 रुपये चार्ज करेंगे। तो अब यहां लिखोगे ईयर। अब आप थोड़ा ऐसे दिखा दो, 1 2 3, यानी पहले 3 साल, हर साल। ठीक है, कितना आएगा डेप्रिसिएशन रेट, कितना आया 10 रुपये पर आवर। हर साल कितने घंटे चलेगी, 30,000। हाँ जी, घंटे कितने हो गए हमारे, ये घंटे ज़्यादा हो गए ना, इसलिए समझा रहा हूँ। अभी रुको तो सही, धीरे धीरे पॉइंट पर आने दो मुझे। कितना हो गया डेप्रिसिएशन, 3 लाख पर ईयर। बोलो समझ आ गया? ऐसे ही 4 ईयर, 5 ईयर और 6 ईयर। चौथे साल, 5वें साल, 6ठे साल कितने घंटे हैं, बोलो कितने घंटे हैं, 40,000। कितना हो जाएगा, बोलो 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। फिर 7वें साल, 8वें साल, 9वें साल और कितने घंटे हैं, बोलो 30,000 घंटे। कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए हर साल। इतना समझ में आ गया? अब दूसरी बात, सर जी ये टोटल जो है ना 10 लाख से ज़्यादा हो रहा है, यानी कॉस्ट से मैं ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ, तो सही है, क्यों सही है, लॉजिक सुनो ज़रा, इधर ध्यान से देखो। पहले साल कितने, फर्स्ट 3 ईयर में कितने घंटे यूज़ करे मैंने, 30,000 हर साल, तो कुल कितने घंटे हो गए, कुल कितने घंटे हो गए हैं? अरे इधर आ जाओ नीचे, यहीं रुके रहोगे, यहां बताओ। क्या हो गया, 7वां गिनती, ये लाइनें भगवान ने डाली हैं, लाइनें इसलिए 7वां, 8वां, 9वां, 10वां कितने हो गए टोटल घंटे, 3 लाख। समझ में आ गई? चलो जो भी हुए, तो वो अनुमान से ज्यादा हो गए, वो अनुमान से, इसलिए डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारा ज्यादा हो जाएगा। ये सिर्फ घंटों के केस में होता है। क्यों होता है ऐसा, कोई लॉजिक बताएगा? कि सर एक्चुअल आवर्स, लाइन बोल रहा हूं ध्यान से सुना, एक्चुअल आवर मेरे एस्टिमेटेड आवर से ज्यादा हो जाते हैं। कारण प्रैक्टिकल लाइफ में, कारण ओवर टाइम काम कर लेता हूं, कई बार मैं संडे को काम कर लेता हूं। समझ में आ गया? तो उस वजह से मेरे एक्चुअल मशीन आवर्स ज्यादा हो जाते हैं, तो डेप्रिसिएशन भी आप ज्यादा चार्ज कर लोगे। समझ में आ गया? बस बोलो क्लियर अबाउट लॉजिक, समझ में आ गया? कि एक्चुअल आवर्स में बी हायर देन द एस्टिमेटेड ड्यू टू वर्किंग इन ओवर टाइम एंड पब्लिक हॉलीडेज एंड संडे। इसको लिख लो लाइन को, ये एमसीक्यू में आ जाता है कई बार। आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं होता, ठीक है लिखो, मैं बता रहा हूं। एक्चुअल वर्किंग आवर्स may be higher than the budgeted hours, may be higher than the budgeted के ब्रैकेट में लिख लो estimated, may be higher than the estimated hours।
ड्यू टू वर्किंग इन ओवर टाइम, ड्यू टू वर्किंग इन ओवर टाइम, कॉमा, पब्लिक हॉलीडेज एंड संडे, पब्लिक हॉलीडे एंड संडे। चलो समझ में आ गया, क्लियर है। चलो फटाफट बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी करो जरा। परचेस कॉस्ट है हमारी 30 लाख रुपए, जल्दी करना जरा। परचेस कॉस्ट है 30 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख, और टोटल एस्टिमेटेड लाइफ है 24,000 घंटे। ठीक है, चलिए ईयर 1 2 3 4 2 6 7 2 10, करो फटाफट। हो गया। क्या होगा, नहीं हो रहा क्या, मैं कराऊं? हो गया। देखो पहले मशीन ओवर रेट निकालोगे, कितना आएगा मशीन ओवर रेट?
हाँ जी, परचेज कॉस्ट कितनी है हमारे पास? हाँ जी, 30 लाख। और स्क्रैप वैल्यू 2 लाख। तो ये डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गया, डिवाइडेड बाय लाइफ में कितने घंटे हैं टोटल? 24,000 घंटे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, हर घंटे का कितना? 1 अप टू 8 डिजिट, बार लगा दोगे। राउंड ऑफ नहीं करते कभी भी, इसको राउंड ऑफ मत करना, ध्यान रखना गलत हो जाएगा सारा क्वेश्चन। चलो, ये आ गया पर आवर। बोलो, यहाँ तक समझ आ गया? बोलो भाई पार्थ। अब फर्स्ट ईयर में कितना आएगा? पहले इसका मतलब क्या पढ़ो, पहले 3 साल में हर साल 3,000 घंटे हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कितने घंटे हो गए? 116 रुपये 66 पैसे से 3,000 घंटों पर हर साल। ₹116.66 इंटू 3,000 घंटे। बोलो समझ आ गया? ये कैलकुलेटर में अप टू 8 डिजिट लेना। कितना आ रहा है बताओ? 3,49,999। तो वो 3.5 लाख हो गया। आंसर को राउंड ऑफ कर सकते हो। है जी, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने कैलकुलेटर में 116 रुपये 66 पैसे नहीं, 116.666666 जब तक कैलकुलेटर ख़त्म नहीं होता तब सही आएगा, क्योंकि ये आ रहा है बार, यानी अप टू 8 डिजिट। अब देखो दोबारा करो। आ गया ना? समझ में आ गया? सुनो ध्यान से। चलो हो या कर लोगे आगे? अब बात समझ में आ गई? फोर्थ ईयर में कितना आ गया? फोर्थ ईयर में बताओ। ये बार लगाना है। कितने घंटे हैं? 2600 घंटे। करो कितना आ रहा है? 3,03,333। ऐसे 7वें, 8वें, 9वें और 10वें कर लोगे अब तो? चलिए नोट करो फटाफट। हो गया? हो गया भाई? कितनी बार लें? 9 बार लें? अभी समझाता हूँ लॉजिक। हर चीज़ का लॉजिक जब तक समझ में नहीं आए तो हाँ नहीं करना आपको, ठीक है? नोट कर लिया? बोलो। चलो अब सुनो ध्यान से ज़रा। पूरे फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल और आगे जब काम करोगे, जब तक ज़िंदगी रहेगी, समझ गए? तब तक ये बात ध्यान रखना। कब तक? जब तक ज़िंदगी रहेगी। सुनो ध्यान से, अब ज़रा इधर सुनो। क्या चाहिए बताओ बताओ? बोलो बोलो। नहीं रहेगा। मैं पहले लिख रहा हूँ, अभी मत उतारना। मल्टीप्लायर, ठीक है? मल्टीप्लायर शुड नॉट बी
राउंडिंग ऑफ। अब मैं समझा रहा हूँ, फिश लाइन का अर्थ समझ आएगा। मल्टीप्लायर यानी जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहला, मान लो आपके पास आ रहा है 116 रुपये 66 पैसे, ये आ रहा है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे? 1 लाख से। समझ गए? राइट भाई। अब मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ पहली बार, राउंड ऑफ तो खैर छोड़ो, मैं कर ही नहीं ना, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ले रहा हूँ, ठीक है। बताओ आंसर फटाफट कितना आ रहा है? 116 रुपये 66 पैसे इंटू 1 लाख, कितना आ रहा है आंसर? 1 बोलो जल्दी। 6 कितनी जीरो? 3 जीरो। पढ़ो। 116 लाख 66 हजार, 116 लाख, यही आ रहा है, ये नहीं आ रहा? अब मैं कहता हूं कि भाई 116 रुपये 66 पैसे अप टू, ये बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये अप टू 8 डिजिट है। ये क्या अप टू 8 डिजिट है, इनटू 1 लाख। ये करो कितना आ रहा है? ये आ रहा है, बोलो। कोई बात नहीं, वो डेसिमल रुपयों की कोई बात नहीं, पैसों की कोई बात नहीं, पैसे में छोड़ देंगे, 66 पैसे में छोड़ दूंगा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में कितना फर्क आया? 666 रुपये का फर्क आ गया, नहीं आया? तो भाई अगर मैं इसको फॉलो करता हूं तो इसका मतलब मैं अपने क्लाइंट से 666 रुपये कम ले रहा हूं, नहीं? और एक दिन में कम से कम मेरे ब्रांचेज हैं, सब मिलाकर 1 लाख क्लाइंट आते हैं। सोचो जरा, मैं अपने बिजनेस, अपने धंधे में कितना नुकसान करवा रहा हूँ। मैं अकाउंटेंट हूँ और महीने के बाद जाके कह रहा हूँ मेरे को 25 लाख रुपए की सैलरी दे दो। क्या करेगा मालिक? थप्पड़ मारेगा कि तेरी वजह से हमारा एक क्लाइंट पर कितना नुकसान हो रहा है? 666 का। समझ रहे हो नहीं? इधर देखो बेटा, बात समझ में आ गई? अब लॉजिक समझ आ गया? तो कभी भी आप मल्टीप्लायर को, ठीक है, डेसिमल के 8 डिजिट तक लोगे, क्लियर है? नहीं तो टोटल वैल्यू में फर्क आ जाएगा। और टोटल वैल्यू का मतलब अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट, राइट? जितना पैसा मुझे क्लाइंट से लेना है, तो ये फिर मैं कम ले पाऊंगा। मैं इतने का बिल रेज करूंगा, कस्टमर कहेगा बहुत, इसको फटाफट पैसे दो, नहीं? हर कस्टमर 660 रुपये कम दे रहा है, नहीं? और मेरा तो पूरे पैन इंडिया में कलम सब ब्रांचेज हैं, एक दिन में मान लो कम से कम 100 कस्टमर आते हैं, नहीं? और हज़ारों मेरे आउटलेट हैं, मेरे तो डेली का कम से कम 2-4 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे अकाउंटेंट आपको नहीं बनना है। बोलो समझ आया या नहीं? मल्टीप्लायर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, अप टू 2 डिजिट, अप टू 8 डिजिट लेना है, ठीक है? अब दूसरी बात सुनो ध्यान से, सिर्फ एकेडमिकली, सिर्फ एकेडमिकली कई बार क्वेश्चन के नीचे लिख देगा, क्वेश्चन के नीचे लिख देगा कि आंसर शुड बी अप टू 2 डेसिमल प्लेस। समझ में आ गया? लिखेगा क्या? अप टू, तब 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 ये वाला लेना है, क्योंकि वो डिमांड कर रहा है। समझ में आ गई बात? अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा ये लेना है। इज दैट क्लियर? और कई बार लिख देगा आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेस, तो 0.666 लेना है। बोलो समझ में आ गई बात? मतलब जो कहा फिर तो वो मानोगे ही। क्लियर हो गया बात? तो ये गलतियां मत करना। क्लियर है? चलो अब इसको नोट कर लो फटाफट, इसको क्रॉस कर देना, इसको राइट कर देना। लॉजिक क्लियर हो गया? जब तक किसी चीज का लॉजिक समझ में नहीं आए तो आगे नहीं बढ़ना है, हाँ नहीं करना, ठीक है? लॉजिक समझ आना चाहिए।
ठीक है। CMA में प्रोफेशनल कोर्सेज में बस दो ही चीज़ें ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन ठीक हो, कॉन्सेप्ट आपके ठीक हो, रीडिंग स्किल्स ठीक हो। ठीक है, टॉपिक में जाननी होती है, टॉपिक तो सारे आसान है, गड़बड़ कहाँ होती है, वो थोड़ा सा घुमा देता है, बस वो क्वेश्चन गलत हो जाता है और कुछ नहीं होता। समझ गए? हो गया? चलो, अब ज़रा मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस ये दे रहा हूँ, फटाफट से इसको करके दिखाओ जल्दी से। अभी नहीं, प्रेजेंट, ये जब अकाउंट बनाएंगे तब। जल्दी करके दिखाओ और थोड़ा ध्यान से, सावधानी। नहीं, मैं कुछ नहीं बता रहा, साफ नज़र आ रहा है सब कुछ। विज़न में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं है तो जो है वो है, क्वेश्चन ऐसा ही है। ठीक है, कोई मतलब पढ़ने में वर्ड नहीं आ रहा तो बता देना। पीसी का मतलब परचेज कॉस्ट है। ठीक है, ये 4 लाख है पहले वाला। करो। हो गया? हो गया? करो। हो गया? पक्का? थोड़ा सा दोबारा देखो जरा एक बार। हाँ जी, जितना है उतना ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, मशीन ओवरहेड कितना आया? अच्छा ये बताओ, पर आवर 80 रुपये पर आवर। अब कॉस्ट में क्या क्या लिया है? 4 लाख लिए हैं और 6 लाख, 10 लाख माइनस 2 क्या? स्क्रैप तो नील है, मतलब वो 2 लाख माइनस कर दिया स्टाफ ट्रेनिंग के। बहुत बढ़िया। मतलब जानबूझ के ऐसी गलती करना कि बस, फिर तो क्या क्या मतलब?
100 रुपये। चलो देखो ज़रा, स्टाफ ट्रेनिंग नहीं आएगा, परचेज कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन, आप यहाँ लिखोगे मशीन ओवर रेट। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हो गया मेरा? 10 लाख। अब घंटे कितने आए मशीन के? पूरी लाइफ 10 साल की हो गई ना, कितने आए? 10,000 कैसे आए? तो पहले 3 साल 6,000 घंटे हर साल, ऐसा क्यों नहीं करा? हाँ नहीं, इन्होंने लॉजिक गलत, मैंने तो तुक्का मार दिया तो सही हो गया। हाँ क्या हो गया? स्क्रैप के आगे नील है तो ख़त्म ये बात, तो उसको छोड़ दो। अब क्या लिखा है? लाइफ कितनी है? ईयर, पहले 3 साल। हाँ, इस टोटल को छोड़ दो एक बार को, तब क्या मतलब होता? 6,000 घंटे हर साल होता। हाँ तो टोटल कितने होते? 18,000 घंटे होते। और चौथे 4 से लेकर 10 साल में हर साल 4,000 घंटे, तो चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां कितने होते? 7 साल। तो 7 में कितने होते? 28,000 घंटे। तो 28,000 प्लस 18,000 वो होते ना टोटल घंटे। भाई सुनो ना, आप सुन नहीं रहे, वो होते ना घंटे, पर वो यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि मैंने लिख दिया था क्या? टोटल। आपने ध्यान नहीं दिया और गलती से सही कर दिया, समझ आ गई? टोटल का मतलब ये हो गया कि पहले 3 साल में कुल मिलाकर 6,000 घंटे, नहीं? और इसका मतलब 4 से लेकर 10 में टोटल मिलाकर कितने घंटे? तो टोटल कितने घंटे हो गए? अब ध्यान से देखो, हर साल हर घंटे में कितना आ गया? तो 100 रुपये पर आवर हो गया, ठीक है? अब फर्स्ट ईयर में, अब यहाँ गलत करोगे नहीं तो आप बताओ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताओ। 100 रुपये पर आवर ना, 100 रुपये पर आवर। घंटे कितने? हर साल 6,000। हाँ 6,000 घंटे टोटल है इन 3 सालों में, तो हर साल 2,000 घंटे। ये बस कहानी थी इस क्वेश्चन में। अब समझ में आ गया? ऐसे ही आगे करो, जल्दी करो। तो जो भी आएगा इसमें क्या हो गया? आने दो पॉइंट्स में। चार 4,000 घंटे कितने हैं ये? 7 साल है ना, तो 4,000 डिवाइडेड बाई 7 कितने आ रहे हैं? 4,2। चलो इतना लेना, पूरा लेना है इसको ना। हाँ जो भी आएगा करो। अब समझ आ गया? हो गया? आगे चलूं? जो भी है वो 4,000 कर दो, वो तो आएगा ही क्योंकि घंटे तो बराबर ही हैं। आगे चले? चलो अब नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन यूनिट मेथड।
लिखिए नेक्स्ट है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। देखो इधर, प्रोडक्शन यूनिट मेथड में हम क्या करते हैं कि हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी उतना ज़्यादा हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। हायर प्रोडक्शन विल बी द हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन, राइट। ये इस मेथड की पहचान है। लिखिए, इसका मतलब है डेप्रिशिएशन should be charged according to the quantity of goods produced। That is, higher production means higher depreciation, low production that is low depreciation। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ज़्यादा डेप्रिशिएशन, कम प्रोडक्शन होगा तो कम डेप्रिशिएशन होगा। ठीक है, तो मेथड वही रहेगा, डेप्रिशिएशन पर यूनिट, डेप्रिशिएबल अमाउंट divided by estimated quantity produced during the life। मतलब लाइफ में कितना बनाएंगे तो पर यूनिट आ जाएगा, और फिर जिस साल जितना बनाएंगे उतना डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन पर यूनिट आ गया मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस। इन फर्स्ट ईयर, तो ये डेप्रिशिएशन आ गया फॉर फर्स्ट ईयर। ऐसे सेकेंड ईयर कब, डेप्रिशिएबल अमाउंट सेम ही होगा, परचेज कॉस्ट माइनस स्क्रैप। हो गया, चलो अब देखो जरा एग्जांपल। परचेज कॉस्ट 20 लाख, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ईयर 1 to 3 एंड 4 to 7, 8 to 10 प्रोडक्शन। $20,000 यूनिट पर ईयर,
15,000 यूनिट पर ईयर, 10,000 यूनिट पर ईयर। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, फिर समझाता हूँ आगे। नोट कर लिया? हो गया? अब देखो, सबसे पहला काम, लाइफ कितनी है उसकी? 10 साल की है, तो 10 साल में कितना प्रोडक्शन करेंगे बताओ कोई? 10 साल में टोटल कितना प्रोडक्शन करेंगे? बोलो कितना? 10 साल में कितना प्रोडक्शन होगा? हाँ, क्या हो गया? अब तक तो करा चुका। अरे अभी तो समझा। अरे 20,000 हर साल होगा, पहले 3 साल। इसको नहीं पढ़ना आया अभी तक आपको? 1 2 3 का मतलब क्या होता है? 1 2 3 का मतलब बोलो। हाँ जी, हर साल। टोटल जब तक नहीं लिखा हुआ, तो हर साल कितना प्रोडक्शन होगा? 20,000। तो टोटल कितना हो जाएगा 3 सालों में? समझ आया या नहीं? 4 से 7, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 4 साल में हर साल कितना प्रोडक्शन होगा? 15,000। तो टोटल कितना हुआ? 10,000 का प्रोडक्शन हर साल होगा, 8वें, 9वें और 10वें। टोटल कितना हो गया? तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? बोलो, समझ में आ गया? हाँ जी। अब डेप्रिसिएशन अमाउंट पर यूनिट, टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हो गया? 18 लाख डिवाइडेड बाई कितना यूनिट बनाएंगे पूरे लाइफ में? 1.5 लाख यूनिट। तो प्रत्येक यूनिट पर कितना आ गया? कितना? 12 रुपए पर यूनिट। यूनिट है ये, घंटे नहीं है। अब फर्स्ट ईयर में कितना आ जाएगा? बोलो। 20,000 यूनिट बनाओगे इंटू 12। सेकेंड ईयर में कितना आ जाएगा? कब तक ये? 2,40,000। कब तक? पहले 3 साल तक। चौथे साल कितना आएगा? हर साल कितना यूनिट बनाऊंगा मैं? आगे तो कर लोगे, अब करो। अब समझ आ गया?
ठीक है भाई। चलिए अब एंट्री, डेप्रिशिएशन हमारे लिए खर्चा है, तो जनरल एंट्री क्या होगी, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिशिएशन को डेबिट क्यों करेंगे, नॉमिनल है, खर्चा पे नहीं कर रहे, टू कैश नहीं जाएगा, एसेट से चार्ज कर रहे हैं तो टू एसेट्स, बीइंग डेप्रिशिएशन चार्ज्ड, राइट भाई, अमाउंट आ जाएगा। समझ में आ गया, पे नहीं कर रहे ना तो टू कैश नहीं जाएगा, टू एसेट चार्ज कर रहे हैं। अब ये डेप्रिशिएशन मेरे लिए क्या है, लॉस है ना, तो ट्रांसफर करोगे, कहाँ पर ट्रांसफर करोगे, पीएल डेबिट टू डेप्रिशिएशन, बीइंग ट्रांसफर टू पीएल। बोलो समझ आ गया, हाँ जी। नोट कर लिया, आगे चलो। चले आगे, चलिए अब दूसरा पॉइंट, कई बार क्या होता है कि हम मशीन खरीद लेते हैं, जैसे वो एग्जांपल दिया था मैंने आपको, बाहर से आई मशीन, इंस्टॉलेशन करी, ठीक है, तो खरीदने की डेट, ध्यान तो सुनना, परचेज करी मैंने यूके से, ठीक है, इसको इंडिया में लेकर आए, अपनी फैक्ट्री में क्या करा मैंने, उसको इंस्टॉल करा, राइट भाई, अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करा, राइट। तो मैंने खरीदा सपोज 1 जनवरी 2024 को, पैसे दे दिए, बोलो, तो क्या 2 जनवरी को मेरी फैक्ट्री में इंस्टॉल हो जाएगी, अभी तो वहां से चली है, समुद्र के रास्ते लगेंगे 2, 4, 5, 10 दिन, राइट। यहाँ पर आ गई 15 जनवरी को, फिर डिलीवरी हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, इंस्टॉल करा, राइट, इंस्टॉल करते 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 1 मार्च हो गया, समझ में आ गई, यानी 1 मार्च को द मशीन इज रेडी टू यूज, समझ में आ गया। तो ये गैप हो गया ना, बोलो। अब डेप्रिशिएशन आप कब से चार्ज करोगे, पैसे तो आपने 1 जनवरी को दे दिए, पर फैक्ट्री में रेडी फॉर यूज कब हुई, 1 मार्च को, तो बताओ डेप्रिशिएशन कब से चार्ज करूंगा, 1 जनवरी से नहीं, पैसे तो गए, क्योंकि शुरू में बताया था डेप्रिशिएशन क्यों चार्ज करते हैं, मशीन को यूज करते हैं ताकि प्रोडक्शन करके पैसा आए या बचे, तो यूज तो इस दिन से शुरू होगा, तो डेप्रिशिएशन कब से चार्ज होगा, 1 मार्च। अभी लिख पाता हूँ, समझ में आ गया। अब तीसरी बात, एक बात और, अब कई बार क्या होता है कि 1 मार्च को मतलब साइट मैनेजर ने, वहाँ के जो डेमो करने आया था, सब ने हरी झंडी दिखा दी, ठीक है, कि भैया अब कल से इसको मशीन को प्रोडक्शन में स्टार्ट कर दो, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है कि कुछ मतलब
बड़ी मशीन है, ठीक है, हैवी मशीन है, तो पंडित को बुलाते हैं कि भाई, वो कहते हैं नहीं अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, अभी आप रुको, आपने सारा काम कर दिया नाउ, तो ठीक है, मशीन इज रेडी टू यूज। ठीक है, अब एक काम करना लाला जी, जहां इतना टाइम लगाया है वहां 15 दिन और लगा दो। 15 दिन बाद नवरात्र आ रहे हैं, उस दिन इसको यूज करना, पहला जो प्रोडक्शन होगा उस दिन करना, अच्छा होगा। समझ में आ रही बात? तो अब मैं 3 चीजें बता रहा हूं आपको। हमने खरीदा कब? डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 24 को। ठीक है, आते 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 आते, हाँ जी, डेट ऑफ रेडी टू यूज, रेडी टू यूज कब हो गई? 24। बट वो पंडित जी के चक्कर में क्या हुआ? डेट ऑफ पुट टू यूज। पुट टू यूज का मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट। समझ में आ गया? पहला प्रोडक्शन स्टार्ट करा उसने 16 मार्च को। बात समझ में आ गई? पंडित जी ने बहम डाल दिया था कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, अभी ये चल रहा है, अभी अच्छा टाइम नहीं है, अभी ऐसा अभी वैसा है, फलाना ढिमकाना है, तो भैया चलो यार ठीक है, जहाँ इतने दिन से ही वहाँ इनकी बात भी मान लो, या तो बुलाते ही नहीं है, बुला लिया तो बात मानो। तो 15 दिन और गए इस चक्कर में। समझ में आ गया? अब बताओ डेप्रिसिएशन मैं कब से चार्ज करूं? बताओ भाई, ध्यान से सुनना। आप प्रोडक्शन कभी से भी स्टार्ट करो, जिस दिन वो मशीन रेडी हो गई आप डेप्रिसिएशन उस दिन से स्टार्ट करोगे। समझना की बात? डेप्रिसिएशन शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन द मशीन इज रेडी टू यूज। क्योंकि एक पॉइंट बताया था, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, समय के हिसाब से। अगर आपने मशीन कार खरीदी, समझो, अगर आपने कार खरीदी और यूके चले गए, 10 साल के बाद आए, समझ गए, 10 साल तो वो कार गैराज में खड़ी रही, तो क्या 10 साल के बाद अगर बेचोगे तो उतने में बिक जाएगी? मॉडल पुराना हो जाएगा, क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो गई, भले ही आपने यूज करी या नहीं करी। इसे क्या बोलते हैं हम? एफ्लेक्स ऑफ टाइम। तो ये वाला पीरियड आपका 1 दिन का हो, 15 दिन हो, महीना हो, जो मर्जी हो, एफ्लेक्स ऑफ टाइम है, ये हमारे लिए कायदे से नहीं है। इस दिन तो मशीन तैयार थी, अब आप करो या नहीं करो, ये आपकी इच्छा है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया भाई? लिखो, डेप्रिसिएशन ये यहां से होगा, ये लिख दिया डेप्रिसिएशन। ठीक है, लिखिए, डेप्रिसिएशन should be charged from the date when the machine is ready to use, instead of date of purchase, ये शॉर्ट में चल जाएगा, DO, डेट ऑफ, P का मतलब परचेज, और डेट ऑफ पुट टू यूज। बोलो, समझ आ गए? इंस्टेंट का मतलब समझते हो ना? हाँ जी, समझ में आ गया पार्थ कुमार? पता क्या समझ आया? चल, कब से चार्ज करेगा डेप्रिसिएशन?
रेडी टू यूज से, ना कि पुट टू यूज या परचेज। ठीक है, समझ आ गया? पक्का? अच्छी तरह लिख लो। कुछ समझ आया? सब ऊपर से गया? पक्का? चलो, बहुत है इतना आज के लिए। आज के लिए इतना बहुत आगे कराऊं? ठीक है, अब अगली क्लास में, क्योंकि आगे शुरू होगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन और मशीन का अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन, ये तीन चीज़ें अगली क्लास में मेन पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है।